नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी उपचुनावों के नतीजों की, संसद में फंसी मोदी सरकार की, देखेंगे अभिजीत दिपके के सवालों से क्यों घबराई सरकार। मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? कैसे बंगाल में अपने नेताओं के चलते बैकफुट पर आई बीजेपी, जानेंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर पहलवानों ने दी क्या प्रतिक्रिया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सांसद पप्पू यादव पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस से शिकायत, हमलावर के राजनीतिक दल से कनेक्शन की जांच की मांग, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन जारी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेता, पुलिस ने रोका। E20 के कारण गाड़ियों के खराब होने के लग रहे हैं आरोप। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, पालक की जिम्मेदारी से भैयाजी जोशी को किया गया मुक्त, नए संरक्षण की तलाश हुई शुरू। प्रयागराज में होने वाले छात्रों की गूंज अभियान को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, 8 अगस्त को होना है कार्यक्रम। और शेयर बाजार में तेजी, 544 अंकों की बढ़त के साथ 78,639 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 390 अंकों की बढ़त के साथ 24,474 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसके नतीजे सामने आ गए हैं और बीजेपी शासित राज्य में ही पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। बीजेपी उपचुनाव हार गई है और हारी भी उन्हीं सीटों पर जो उसकी पारंपरिक सीट मानी जाती थी। ऐसे में पूरी सरकार ही मुश्किल में दिखाई दे रही है। तो क्या है उपचुनाव के नतीजे और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिली। देश में 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और पार्टी 3 में से 2 सीटों पर चुनाव हार गई है। बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद सवाल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार और मध्य प्रदेश के सीएम पर भी उठ रहे हैं। बिहार में बांकीपुर सीट पर 1995 से ही बीजेपी का कब्जा था। 5 बार से तो यहाँ से नितिन नबीन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार वो अपनी ही सीट को बचा नहीं सके। नितिन नबीन के इस्तीफे के चलते खाली हुई बांकीपुर सीट को जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बड़े अंतराल से जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी के नीरज कुमार को 16,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। जीत के बाद पीके ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने 30 साल के बीजेपी के गढ़ को सिर्फ 30 दिन में ही ढहा दिया। यहाँ तक कि नितिन नबीन का बूथ भी बीजेपी हार गई, क्योंकि प्रशांत किशोर को चुनाव प्रचार के लिए 1 महीने का ही वक्त मिल पाया था। बिहार में मिली हार को लेकर कहा जा रहा है कि गठबंधन में पड़ी फूट का नुकसान बीजेपी को हुआ है। नीतीश कुमार पूरे चुनाव के दौरान बांकीपुर नहीं गए, जिसके चलते जेडीयू के कार्यकर्ता, जो नीतीश से सीएम पद छीने जाने से पहले से ही नाराज थे, उनका गुस्सा सामने आ गया और ये अब नतीजों में भी दिखाई दिया है। बांकीपुर चुनाव सिर्फ नितिन नबीन की परीक्षा नहीं था, बल्कि सम्राट चौधरी की भी बड़ी परीक्षा थी, जिसमें दोनों ही फेल हो गए। बांकीपुर के अलावा बीजेपी मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी हार गई। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीट पर भी बीजेपी ने अपने दिग्गज उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया था। उनके बूथ पर भी बीजेपी को हार मिली है। मध्य प्रदेश में मिली हार को बीजेपी भीतरघात का नतीजा मान रही है। बीजेपी के लिए राहत की खबर सिर्फ गुजरात में मिली, जहां पार्टी ने मांजलपुर सीट को बरकरार रखा है। यहां से बीजेपी के सतीश भाई पटेल 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, तो संसद में भी मोदी सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। एक बार फिर विपक्ष ने छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया, तो वहीं कई बिल पेश भी हुए और आखिर में संसद का माहौल गरमाने की वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। देखिए ये वीडियो। संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन भी दोनों ही सदनों का माहौल गरमाया रहा। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी की। इस दौरान लोकसभा में 2 बिल पेश हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल पेश किया, जबकि राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल पेश किया। तो वहीं नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की लगातार विरोध और नारेबाजी जारी रही। संसद के मकर द्वार पर भी विपक्ष ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने उन प्रदर्शनकारी बच्चों को माफ करने की बात कही जिन्होंने कुछ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
हालांकि असल में माफी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मांगनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 38 हो जाएगी। राज्यसभा में भी कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और गृह मंत्री सदन में आओ के नारे लगाने लगे। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन में एमएसएमई बिल पर चर्चा हुई और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया गया। आखिर में हंगामे के कारण दोनों ही सदनों की कार्यवाही पहले दोपहर तक और फिर पूरे दिन के लिए यानी अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में पीएम मोदी और अमित शाह से जवाबदेही की मांग की जा रही है, तो जवाब पीएम मोदी से कॉकरोच जनता पार्टी ने भी मांग लिया है। देश भर में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसका दिपके ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उनके जवाब से पीएम मोदी की डिग्री सवालों के घेरे में आ गई है और पीएम मोदी से जवाब मांगा जा रहा है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले युवाओं के प्रदर्शन से मोदी सरकार झुक तो गई, लेकिन अब युवाओं को कई तरह से परेशान किया जा रहा है। लोगों की पहचान कर उन पर एक्शन लिया जा रहा है तो किसी पर एफआईआर की जा रही है। यहाँ तक कि सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की गई। मध्यम वर्ग के परिवार से आने वाले दिपके विदेश में पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, इसके लिए बाकायदा आरटीआई दायर की गई है और उनके पिता की संपत्ति जांच करने की मांग की गई है, जिस पर अब अभिजीत दिपके ने करारा जवाब दिया। उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठा दिए। उन्होंने बिना प्रधानमंत्री का नाम लिए कहा कि मैं तो अपनी डिग्री और स्कॉलरशिप लेटर दोनों दिखा दूंगा, लेकिन क्या आपके नेता डिग्री दिखा पाएंगे? मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि आप लोग शिक्षा के इतने खिलाफ क्यों हो? दिपके ने कहा, और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? जैसा आप जानते हैं कि दिपके हाल ही में बॉस्टन से पढ़ाई पूरी कर वापस लौटे हैं और उन्होंने आते ही ऐसा आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ा जिससे बीजेपी की जमीन हिल गई। इसीलिए बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अभिजीत दिपके के पास अमेरिका में पढ़ने के लिए पैसा कहां से आया, और इसी सवाल का जवाब दिपके ने इस तरह से दिया कि अब बीजेपी और पीएम मोदी दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। अभिजीत दिपके के पलटवार से पीएम मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं। तो बंगाल में अपने ही मंत्री ने सरकार की पोल खोल दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही राज्य में हिंसा ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, जिसको लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने जब इसके खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी के मंत्रियों को अपने नेताओं और समर्थकों की क्लास लगानी पड़ी। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सत्ता में बीजेपी के आते ही उसके समर्थकों और नेताओं ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। 4 मई यानी नतीजे वाले दिन से ही बीजेपी समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ करना, बुलडोजर पर बीजेपी का झंडा लेकर घूमना, ये सब तो चल ही रहा था कि अब बीजेपी राज में भ्रष्टाचार भी शुरू हो गया है। जबरन वसूली की जा रही है, जिसके चलते सरकार बैकफुट पर आ गई है। जिसके बाद सरकार ने अपने नेताओं को कड़ी फटकार लगाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के बाद अब मंत्री दिलीप घोष ने भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई है। पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जबरन वसूली या भ्रष्टाचार में शामिल लोगों से कथित संबंधों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बिना किसी अपवाद के लागू की जाएगी। घोष ने किसी का नाम लिए बिना भाजपा के कुछ नवनिर्वाचित विधायकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कुछ नए विधायकों को सत्ता का नशा चढ़ रहा है। वहीं दिलीप घोष से पहले मौजूदा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने पार्टी नेताओं को जबरन वसूली में शामिल होने के खिलाफ आगाह किया था और कहा था कि अगर गड़बड़ियां जारी रही तो संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अब इस घटना ने विपक्ष की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों पर मुहर लगा दी है। वहीं बंगाल में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अपने नेताओं और विधायकों को फटकार लगाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता दिलीप घोष अपनी ही पार्टी के विधायकों पर बरस पड़े हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों को गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए शोषण के आरोपों के मामले में बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर पहलवानों की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या कुछ कहा है पहलवानों ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए शोषण के आरोपों के मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी विनोद तोमर को भी दोषमुक्त करार दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया है। पहलवानों का गुस्सा एक बार फिर भड़कता दिख रहा है। इसी कड़ी में महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक्स पर नाराजगी जताते हुए पोस्ट किया कि हमें इस बात का बेहद दुख है कि अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए शोषण के आरोपों में ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी नहीं माना। शुरुआत से ही पूरा तंत्र, सरकार और सिस्टम उन्हें बचाने में लगा रहा। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है। ये अपील जल्द दायर की जाएगी। तो वहीं ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज के फैसले से ये साफ हो गया है कि सारी ताकत ब्रजभूषण के पास है। उन्होंने गवाह तोड़ दिए। हम कोर्ट के आदेश का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि किस आधार पर उन्हें बरी किया गया। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने ब्रजभूषण सिंह के बरी होने पर सरकार को घेरते हुए कहा, इसके साथ जो हुआ था, एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात। जैसे आप जानते हैं कि इस मामले को लेकर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया समेत कई नामी पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कई हफ्तों तक धरना दिया था। ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था और अब कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज होती जा रही है। नई एसआईटी अब 4 अगस्त को एसबीआई के लॉकर में रखे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों का निरीक्षण करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच हर दिन नए मोड़ ले रही है और अब इस पूरे मामले में सबसे अहम कार्रवाई 4 अगस्त को होने जा रही है, जब नई एसआईटी भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर में सुरक्षित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करेगी। जांच के दौरान लॉकर में रखी सोने चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं का ट्रस्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। एसआईटी ये सुनिश्चित करेगी कि रिकॉर्ड में दर्ज हर वस्तु बैंक लॉकर में सुरक्षित मौजूद है या नहीं। अगर किसी भी तरह का अंतर सामने आता है तो उसकी अलग से विस्तृत जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान बैंक अधिकारियों और ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के भी मौजूद रहने की संभावना है। उधर डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर की निगरानी में जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के नोटिस भेजे जा चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने और 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत फिलहाल जारी है। जांच एजेंसियों ने पूछताछ का दायरा आरोपियों के रिश्तेदारों तक और उनसे जुड़े अन्य लोगों तक भी बढ़ा दिया है। तो इधर ये मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्ष संसद में इस पूरे प्रकरण पर चर्चा की मांग कर रहा है और इसी मुद्दे को लेकर आज संसद परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया। ऐसे में सबकी नजर अब एसआईटी की अगली कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। तो कर्नाटक सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। 20 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो चुका है। तो कौन से मंत्रियों ने ली है शपथ और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में डीके शिव कुमार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें 20 नए विधायकों ने शपथ ली। 3 अगस्त की शाम 4 बजे लोक भवन के ग्लास हाउस परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज शामिल हुए। कांग्रेस हाईकमान से मंत्रियों की लिस्ट को मंजूरी मिलने के बाद कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार किया गया। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में पीएम नरेंद्र स्वामी, शिवराज तंगदामी, रुद्रप्पा लमानी, केएस बसवनथप्पा, बी नागेंद्र, टी रघुमूर्ति, बीजेड अमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, पुत्तुरंग शेट्टी, एसएस मल्लिकार्जुन, डॉक्टर अजय सिंह, एन चलुवराया स्वामी, के एम शिवलिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, गायत्री शांत है गौड़ा, बसवराज राय रेड्डी, विजयानंद काशपन्नावर, लक्ष्मण साध्वी के नाम शामिल हैं। वहीं जीएस पाटिल कर्नाटक विधानसभा के नए अध्यक्ष और एएस पोन्नाना उपाध्यक्ष होंगे। सलीम अहमद कर्नाटक विधान परिषद के नए सभापति, जबकि उमाश्री उप सभापति होंगी। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते दिल्ली में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद और शिव कुमार ने कैबिनेट विस्तार के मुद्दों पर चर्चा की थी और उस दौरान ही इन मंत्रियों के नाम पर मुहर भी लग गई थी और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। और इस बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। यहाँ पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बांकीपुर में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी वो, ये लग रहा था कि यहाँ भी वो चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि अभी अभी 202 सीटें जीतने के बाद में पार्टी शायद खुमार में थी, ओवर कॉन्फिडेंस में थी। उनको या तो जंतर मंतर की आवाज़ और किसानों की दर्द को वो समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए हैं, या फिर ज्ञानेश जी की सेवा में कुछ कमी रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।